हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर 2020 के। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इंडिजिनस फीचर्स के साथ उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है फ्रॉम बालासोर उड़ीसा। एंड इसमें जो भी चीज़ें यूज हुई हैं जैसे कि बूस्टर, एयर फ्रेम सेक्शन और बाकी जो अदर सब सिस्टम्स हैं वो सारे जो है स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है डीआरडीओ के लिए। And this has paved the way for producing indigenous component of the powerful BrahMos weapon system। तो ये शक्तिशाली ब्रह्मोस वेपन सिस्टम के स्वदेशी घटक के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की हम बात करें तो एक ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल यानी कि इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है। एंड दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये लैंड, वाटर और एयर से जो है फायर की जा सकती है, तीनों ही प्लेटफॉर्म से। ठीक है, और सुपरसोनिक जो होती हैं वो मैक, जैसे मैंने पहले बताया था, हाइपरसोनिक स्पीड जो होती है वो मैक 5 से ज़्यादा होती है, मैक 5 और मैक 5 से ज़्यादा, और मैक 5 और उससे कम जो होती है वो आपकी सुपरसोनिक स्पीड होती है। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया का डीआरडीओ और रशिया का एनपीयूएम है जो है, इनका जॉइंट वेंचर ने मिलकर जो है ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। एंड ब्रह्मोस जो वर्ड लिया गया है ये ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रिवर से जो है लिया गया है। ये जो है फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर काम करता है और ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के साथ जो है ये जुड़ चुका है। इट इज़ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। तो ये जो है दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आ जाते हैं डिफेंस से, काफ़ी एग्जाम से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इट इज़ अ हाई रेंज स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक मिसाइल। ये उच्च श्रेणी की स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक मिसाइल है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। ये भारत और रूस के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया गया है। इट इज़ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट। ये दागों और भूलों के सिद्धांत पर काम करती है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है ऑप्शन ए है, क्योंकि ये स्क्रैमजेट नहीं, रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी है इसमें। एंड ये हाइपरसोनिक नहीं, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जो है वो हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि जो ओल्डर पीपल का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसमें जागरूकता लाई जा सके और वो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके लिए जो है जागरूकता बढ़ाई जा सके। On 14 December 1990, the UN General Assembly adopted a resolution to designate 1 October as the International Day of Older Persons। 14 सितंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित करने का संकल्प अपनाया था। और इसी के चलते अगले वर्ष यूएन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अडॉप्ट किए थे। In 2019, there were 703 million persons aged above 65 years and जो अभी population है above aged 60 and above, it is expected to increase from 901 million to 1.5 billion between 2019 to 50। और इसकी जो 2019 की थीम थी वो थी द जर्नी टू एज इक्वालिटी, एंड जो थीम है 2020 की वो है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र और बढ़ती उम्र को संबोधित करते हैं। तो यूजुअली जो इस वर्ष की जितनी भी थीम रही हैं वो कोविड-19 के आसपास रही हैं, क्योंकि
इस महामारी के चलते हुए काफ़ी जो है हर तबके के लोग को जो है यहाँ पर समस्या झेलनी पड़ रही है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो इस वर्ष जितने भी सेलिब्रेट हुए इंटरनेशनल डे, मोस्टली आप देखेंगे वो कोविड-19 से रिलेटेड कुछ थीम उनका रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को कब अपनाया? 1990, 1991, 1992 एंड 1993। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। The correct answer will be option B, that is 1991. 1990 में जो अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन that was related to this day के 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया जाएगा, एंड 1991 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन्स। नेक्स्ट इज नीति आयोग और एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड्स के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है इन सपोर्ट ऑफ decarbonization and energy transition agenda for accommodating cleaner and more energy। तो स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और ये जो हस्ताक्षर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो इस एजेंडा के सपोर्ट में साइन किया गया बिटवीन नीति आयोग के जो सीईओ हैं, कौन है? अमिताभ कांत, और नीदरलैंड के जो एम्बेसडर हैं मार्टिन वेंडेन बर्ग, उनके बीच में जो है ये साइन हुआ। दिस विल क्रिएट एन कॉम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्रियल बॉडीज। तो ये नीति निर्माताओं और औद्योगिक निकायों सहित हितधारकों और प्रभावकारियों के बीच एक व्यापक सहयोग को बनाएगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है डिकार्बनाइजेशन की और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने की हमारे क्लाइमेट के लिए। Decarbonization, it refers to the reduction or elimination of carbon dioxide from energy sources। तो decarbonization मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको एलिमिनेट करना है, उसको कम से कम करना है एनर्जी रिसोर्सेज से। क्लीनर फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, हाइड्रोजन एंड अल्कोहल बेस्ड फ्यूल्स। नीदरलैंड की हम बात करें तो ये इंडिया का 6th लार्जेस्ट यू यानी कि यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टर्स इन इंडिया, और ये 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई भी है इंडिया के लिए। ठीक है, तो नीदरलैंड से लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया की पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसी। एंड नीदरलैंड्स इज अ कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप हुज कैपिटल इज एम्स्टरडैम एंड करेंसी इज यूरो। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं नीदरलैंड्स की, ये नीदरलैंड्स है एंड ये इसकी कैपिटल है एम्स्टरडम। क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग है साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद डैश फॉर डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। नीति आयोग ने डैश के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किया है जिसमें डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा है। कनाडा, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नीदरलैंड्स। और डेनमार्क अभी न्यूज में था क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने डेनमार्क के साथ एक एमओयू पे साइन किया था, दैट वाज रिलेटेड टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट इज इंडियन पैसेंजर्स कैन नाउ फ्लाई टू केन्या एंड भूटान विद द हेल्प ऑफ एयर बबल अरेंजमेंट। तो भारतीय यात्री अब एयर बबल व्यवस्था की मदद से केन्या और भूटान के लिए उड़ान भर सकते हैं, और इसी तरह से केन्या और भूटान के जो पैसेंजर्स हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो भारत ने कनाडा, जापान, फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ भी किया है। अब ये एयर बबल अरेंजमेंट क्या है? ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है दो देशों के बीच में, जिससे जो कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज हैं वो रेगुलर हो सके थ्रू इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और क्योंकि अभी जैसे हम जानते हैं कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से सस्पेंड हो गई थी, तो अब यहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में अगर पैसेंजर्स को ट्रैवल करना है तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एयर बबल अरेंजमेंट जो है वो किया गया है कंट्रीज के बीच में, ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की हम बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ
सिविल एविएशन सेक्टर। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय नाम से समझ में आ रहा होगा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए और नियमन के लिए ये राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। एंड ये कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करती है। उसमें शामिल है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सारे एयरपोर्ट्स के लिए, एंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्त संगठन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज फाउंडेशन डे ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज सेलिब्रेटेड ऑन 30th September। तो 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ जो है वो गांधी जी द्वारा जो स्थापित किया गया था इन यरवाड़ा जेल ऑफ पुणे, एंड तभी से ही जो है हरिजन सेवक संघ का फाउंडेशन डे जो है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। एंड ये बना क्यों था हरिजन सेवक संघ? क्योंकि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, तो उसमें कम्युनल अवार्ड दिया गया था जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को एक सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप में डाला गया, एंड जिसके चलते जो है गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इन द टर्म्स ऑफ उन्होंने फास्टिंग की, और फिर उसके बाद ये फास्टिंग खत्म करने के लिए पूना पैक्ट जो है, आपको याद होगा, पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का कहना था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को एक अलग सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप में डालना ये जो है जस्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। इट्स पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इससे जो है डिप्रेस्ड क्लासेस का कुछ भला नहीं होगा। वहीं जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे उनका कहना था कि इससे जो है जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको जो उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी ग्रोथ होगी और उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन फाइनली फिर पूना पैक्ट साइन हुआ जिसमें इस चीज को जो है खारिज कर दिया गया था। गांधी जी अपोज दिस सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। हरिजन सेवक संघ जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, गांधी जी उनको हरिजन कहते थे, यानी कि भगवान के बच्चे कहते थे, ईश्वर की संतान कहते थे। एंड ये संघ जो था ये अनटचेबिलिटी को कम्बैट करने के लिए, यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए जो है ये बनाया गया था। इस संघ ने एक न्यू वीकली पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम हरिजन था, एंड ये 1932 में फाउंड हुआ था आफ्टर द कम्युनल अवार्ड वाज गिवन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो हमने भी डिस्कस किया। एंड ये जो हरिजन सेवक संघ है ये काफी स्कूल्स, रोड्स और टेम्पल्स बिल्ड कर चुका है, कंस्ट्रक्ट कर चुका है फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द हरिजन सेवक संघ एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1932, 1934, 1936 एंड 1931। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1932। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मायन मिशन का शुभारंभ किया। द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? थावरचंद गहलोत। उन्होंने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससीज। अब इससे होगा क्या? ये जो इनोवेशन मिशन है ये जो भी एससी स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनमें नवाचार को और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। और साथ ही इसमें जो भी एससी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 1000 एससी यूथ को आइडेंटिफाई किया जाएगा विद स्टार्टअप आइडियाज थ्रू द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, एंड फिर उनको 30 लाख की फंडिंग दी जाएगी फॉर द 3 years एज इक्विटी फंडिंग। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स दे विल गेट 5 crore rupees फ्रॉम द वेंचर कैपिटल फॉर द एससीज। ठीक है, तो जो भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होंगे उनको फिर 5 करोड़ रुपए जो है वो वेंचर कैपिटल जो है वहां से दिए जाएंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो मिनिस्टर यहाँ पर थावरचंद गहलोत है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है। स्टैट्यूटरी बॉडीज विच आर अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री कौन कौन सी है? ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये जो है 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। जो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन? किस मंत्रालय ने अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मान मिशन जो है वो शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। The correct answer will be option C, that is सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट इज जो चीफ मिनिस्टर है असम के कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने काफी स्टूडेंट्स को अनुंदोरम बोरा अवार्ड 2020 प्रेजेंट किया है, जिनकी भी 75% या उससे ऊपर जो है वो परसेंटेज आई है इन मैट्रिकुलेशन। इस अवार्ड में 20,000 रुपीज का कैश प्राइज है जो कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के अकाउंट में, ताकि वो लैपटॉप्स जो है वो खरीद सके आगे की पढ़ाई के लिए। एंड ये जो अनुंदोरम बोरा अवार्ड है इसको 2005 में लॉन्च किया गया था असम गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो है कि छात्र समुदाय के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, एक हेल्दी कंपटीशन को जो है बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य एम है अवार्ड का। It also helps them to enrich their perception through up-to-date knowledge and information with the help of IT education। क्योंकि इसमें लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो उन्हें IT शिक्षा की सहायता से अप टू डेट ज्ञान और सूचना के माध्यम से अपनी धारणा को समृद्ध करने में मदद मिलेगी। और इस अवार्ड के लिए एलिजिबिलिटी है कि जिनके भी 75 या उससे ऊपर जो मैट्रिकुलेशन में मार्क्स आएंगे तो उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the name of the award given to students who secured 75% or above in matriculation by the Assam government? असम सरकार द्वारा मैट्रिक में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान अवार्ड, अनुंदोरम बोरा अवार्ड, शंकर देव अवार्ड एंड नन ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कौन सा अवार्ड है? The correct answer is option B, that is Anundoram Bora Award. Next is 124th birth anniversary of Jananeta Hijam Irawat was celebrated in various parts of Northeast India. तो ये जननेता हिजाम इरावत जो है कौन थे? ये एक रेवोल्यूशनरी सोशल एक्टिविस्ट थे, ये क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि मणिपुर से थे। इनका जन्म 30 सितंबर 1896 में हुआ था, 1896 में उनका जन्म हुआ था। एंड ही वर्कड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ निखिल मणिपुरी हिंदू महासभा। तो निखिल मणिपुरी हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। अब क्योंकि इस तरह की जो पर्सनालिटी है जो न्यूज में होती है, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी या कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मणिपुर की हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल इम्फाल है और ये अपना बॉर्डर जो है वो नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार के साथ शेयर करता है। गवर्नर यहाँ पे नजमा हेपतुल्ला है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। स्टेट एनिमल कौन है मणिपुर का? सेंगाई डियर है। स्टेट फ्लावर शिरुई लिली है और स्टेट बर्ड यून पेजेंट है। क्वेश्चन है आपके लिए, जननेता हिजाम इरावत इज रिलेटेड टू विच फील्ड? जननेता हिजाम इरावत किस क्षेत्र से संबंधित है? सोशल एक्टिविज्म, स्पोर्ट्स, ऑथर एंड डायरेक्टर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सोशल एक्टिविज्म या फिर सामाजिक सक्रियता। नेक्स्ट इज न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो जो है वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। एंड इस इवेंट में जो है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स थे। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि मित्तल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट
नरेंद्र बत्रा और डायरेक्टर जनरल SCI संदीप प्रधान जो है वहां पर प्रेजेंट थे। The new logo signifies SCI's journey of identifying and nurturing grassroots level sporting talent to create excellence in sports. तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी जो जर्नी है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट है उसको कैसे बढ़ावा देना है और कैसे स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट क्रिएट करना है उसको ये डिफाइन करता है। आप ये लोगो देख सकते हैं, दिस इज द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1982 में स्टैब्लिश हुआ था टू प्रमोट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन द कंट्री। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एंड नर्चर देम एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो काम है, जिम्मेदार है कि प्रतिभा की पहचान करना और फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ बराबरी पर लाना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत काम करता है और इसके जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और डायरेक्टर कौन है, यहाँ पे हमने पढ़ा था भी डायरेक्टर जनरल कौन है, यहाँ पे SCI के संदीप प्रधान है। सो द DG इज संदीप प्रधान। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन है आपके लिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डैश। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय डैश में स्थित है, न्यू दिल्ली, भोपाल, इंदौर एंड चेन्नई। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज न्यू दिल्ली। Next is CDRI award 2020 has been given to Dr. Bushra Atiq, Dr. Surajit Ghosh and Dr. Ravi Manjeethia। तो 3 लोगों को ये जो है CDRI जो है पुरस्कार दिया गया है। एंड दिस अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 2004, ये 2004 में शुरू किया गया था। और सिर्फ जो इंडियन नेशनल्स हैं जिनकी एज जो है वो 45 ईयर्स से कम है और जिन्होंने आउटस्टैंडिंग रिसर्च किया है इन द एरिया विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो उनको ये जो है अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एंड इन 3 लोगों को, डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सुरजीत घोष और डॉक्टर रवि मंजीथिया को जो अवार्ड दिया गया है उनके कैंसर पर काम करने के लिए जो उनका वर्क है उसके लिए दिया गया है। एंड इस अवार्ड में इट इज गिवन इन केमिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज। इसमें कैश प्राइज होता है 20,000 का और साथ ही साइटेशन भी दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र भी साथ में दिया जाता है। द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रीज, भटनागर अवार्डीज एंड फेलोज ऑफ नेशनल साइंस अकेडमीज नॉमिनेट अवार्डीज। तो यहाँ पर नॉमिनेशंस जो हैं वो संस्थानों, संगठन, विद्यालयों, उद्योगों के प्रमुख, भटनागर पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के अध्येताओं को जो है पुरस्कार प्रदान करते हैं। Many earlier winners of CDRI का जो अवार्ड है, इससे पहले शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड उन्हें मिल चुका है, विच इज ऑल्सो थॉट एज द इंडियन नोबेल प्राइज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इससे पहले जो CDRI के विजेता है उनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये भारतीय जो है नोबेल पुरस्कार के इक्विवेलेंट माना जाता है इन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। डॉक्टर बुशरा अतीक जो उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जीता था मेडिकल साइंसेस में फॉर द ईयर 2020 और अब उन्होंने CDRI अवार्ड जीता है 2020 इन बायोलॉजिकल साइंसेस। एंड उनको जो है ये दिया गया था फॉर हिज न्यू थेरेप्यूटिक एवेन्यूज फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए नए चिकित्सीय मार्ग पर उन्होंने काम किया, उसके लिए उनको इस सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। डॉक्टर सुरजीत घोष को भी सम्मानित किया गया है इन बायोलॉजिकल साइंसेस as he has contributed to the discovery of a nuclear localizing cell penetrating peptide for an anti-cancer drug। उन्होंने एंटी कैंसर ड्रग के लिए न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड के डिस्कवरी में योगदान दिया है। डॉक्टर रवि मंजीथिया, उन्होंने CDRI अवार्ड जीता है इन केमिकल साइंसेस as he has identified autophagy modulating small molecules। तो उन्होंने छोटे अणुओं की ऑटोफेगी मॉड्यूलेशन की पहचान की है। ऑटोफेगी क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ डैमेज सेल्स। तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पुनर्चक्र की एक प्रक्रिया जो है उसको ऑटोफेगी कहते हैं। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है
CDRI जो CSIR की एक जो है रिसर्च लैब, एक इंस्टीट्यूट है। इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ, ये लखनऊ में जो है लोकेटेड है। इसके डायरेक्टर तपस कुमार कुंडू हैं और ये 1951 में स्टैब्लिश की गई थी। तो आपके लिए लोकेशन जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर लोकेटेड है। CDRI तो ये लखनऊ में लोकेटेड है। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ CDRI अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन सी CDRI पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सुरजीत घोष, डॉक्टर तपस कुमार कुंडू एंड डॉक्टर रवि मंजीतिया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? तो जो डॉक्टर तपस कुमार कुंडू है, ऑप्शन सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है लॉन्च किया एंड दिस वाज लॉन्च्ड ऑन द 40th फाउंडेशन डे ऑफ CSIR NISTADS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जो एक इंस्टीट्यूट है CSIR का, उसके 40th फाउंडेशन डे पर उन्होंने लॉन्च किया और साथ ही उन्होंने कंपेंडियम और कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की। CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किस किस का? IIT दिल्ली, उन्नत भारत अभियान और विजनन भारती और CSIR का। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि किस किस का जॉइंट इनिशिएटिव है। IIT दिल्ली, उन्नत भारत अभियान, विजनन भारती दैट इज हिंदी में उसको विज्ञान भारती कहते हैं, एंड CSIR। As part of this initiative, the technologies developed by CSIR will be spread to society by using the Higher Education Institute network of UBA and local chapters of विभा। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजीज CSIR के द्वारा एस्टैब्लिश की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी, उनको सोसाइटी में जो है वो प्रमोट किया जाएगा बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। CSIR NISTADS ये नोडल CSIR लैब है एंड दिस विल वर्क एज द लिंकेज बिटवीन CSIR लैब, उन्नत भारत अभियान, विभा दैट इज विज्ञान भारती एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये कहाँ पर है? ये जो इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके डायरेक्टर जो है वो प्रशांत गोस्वामी है और इन 1980 में फॉर्म हुआ था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 45 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 2614 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर नाउ पार्ट ऑफ उन्नत भारत अभियान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। He also said that 13,760 villages had been adopted under उन्नत भारत अभियान। तो उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत जो है अभी तक 13,760 विलेज जो है वो अडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो ये उन्नत भारत अभियान क्या है? उन्नत भारत अभियान जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एंड इसका एम है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो लिंक किया जाए कम से कम 5 विलेजेस के साथ में। इसीलिए यहाँ पर जो विलेजेस हैं 13,760 अभी तक जो है वो अडॉप्ट कर लिए गए हैं अंडर दी उन्नत भारत अभियान। तो इसमें एम यही है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को जो विलेजेस से लिंक किया जाएगा तो विलेज कम्युनिटीज जो है उनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो है वो बेहतर होगी, उनका नॉलेज बेस बढ़ेगा और वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो होगा। इसका जो पहला वर्जन था वो जो 1.0 उन्नत भारत अभियान 1.0 था वो 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CSIR UBA विज्ञान भारती, they have also planned for a framework for scientific intervention to create sustainable livelihood opportunities in the rural cluster। तो इन सभी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा की योजना बनाई है। विज्ञान भारती की हम बात करें या विभा, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर जो एक प्रोफेसर हैं KI वसु उनके द्वारा जो स्थापित किया गया था टू पॉपुलराइज एंशिएंट साइंसेस एंड दिस वाज अर्लियर कॉल्ड द स्वदेशी साइंस मूवमेंट। इसे पहले स्वदेशी विज्ञान आंदोलन कहा जाता था। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 40th फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसके 40वें स्थापना दिवस के जश्न के दौरान ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है? CSIR NISTADS, CSIR
NISCARE, CSIR NEERI, and CSIR NIST. So what will be the correct answer for this? The correct answer will be option A, that is CSIR NIST ADS. Next is a conflict between Azerbaijan and Armenia enters into the fourth day. तो अब जो conflict चल रहा था अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, जो वायलेंट क्लैश चले थे दोनों कंट्रीज के बीच में, जो वॉर चल रहा था, वो जो है फोर्थ डे में एंटर कर चुका है. एंड इसका जो मेन रीजन है वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट ऑफ नागोर्नो कारबाख रीजन. तो ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो एक रीजन है नागोर्नो काराबाख रीजन, उस पे ये लड़ाई है दोनों देशों की, जिसको दोनों ही क्लेम करते हैं. एंड जो इमीडिएट कॉज था कॉन्फ्लिक्ट का वो था किलिंग ऑफ अजरबैजानी सोल्जर्स एंड एन आर्टिलरी फायर नियर द तावुश रीजन. तो तावुश क्षेत्र के पास तोपखाने में आग लगी थी और साथ ही जो अजरबैजानी सैनिकों की हत्या हुई है, ये इसका तत्कालीन कारण है कि ये जो है दोनों कंट्रीज के बीच में जो है लड़ाई शुरू हुई. एंड द रीजन फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज, अगर हम देखें तो नागोर्नो काराबाख जो है वो उसमें मेजॉरिटी जो है अर्मेनियन क्रिश्चियंस हैं, एंड जबकि अजरबैजान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है. सोवियत यूनियन का जब गठन हुआ था, जब पतन हुआ था सोवियत यूनियन का, तो अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने ही क्लेम किया था कि ये जो नगोर्नो कारबाख रीजन है ये जो है उनका है. एंड लेकिन फिर नगोर्नो कारबाख रीजन ने डिसाइड किया दैट इट विल बिकम एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ सोवियत अजरबैजान. ठीक है, ऑल्दो उसमें जो है मुस्लिम्स जो है उसमें कम है, उसमें अर्मेनियन क्रिश्चियन जो है ज़्यादा हैं. लेकिन उसके बाद फिर सिचुएशन और ख़राब होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में. तब भी क्लैश चलता रहा. एक रेफरेंडम भी कराया गया जिसमें अजरबैजान ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था. एंड देन जो है नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट रीजन जो है उसने अपने आप को बोला, मतलब इसे डिक्लेयर किया दैट इट विल जॉइन एज द पार्ट ऑफ अर्मेनिया. लेकिन उसके बाद भी इसको अजरबैजान ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड दोनों कंट्रीज के बीच में आज तक डिस्प्यूट चल रहा है. 2016 में भी ये डिस्प्यूट चल रहा था और इस तरह की एक वायलेंट क्लैश हुआ था जो 4 दिन तक चला था. एंड अब ये जो है 2020 में फिर से हुआ है और ये वायलेंट क्लैश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. नगोर्नो कारबाख रीजन जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है विच इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान. इसको अगर हम देखें तो इसको मान्यता प्राप्त तो अजरबैजान के हिस्से के रूप में है, लेकिन इसको जो है गवर्न किया जाता है बाय द रिपब्लिक ऑफ अर्तशाक एंड एथनिक ग्रुप ऑफ अर्मेनिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान की लोकेशन, एंड साथ ही में ये वो नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट रीजन है जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया था एज द पार्ट ऑफ अर्मेनिया विच डिसाइडेड टू जॉइन अर्मेनिया. एंड ये एक छोटा सा रीजन है यहाँ पे नगोर्नो कारबाख रिपब्लिक का, ठीक है, विच डिक्लेयर इटसेल्फ एज कि वो किसी का भी पार्ट नहीं है. ठीक है, तो ये काफ़ी समय से दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है. यहाँ पे आप आसपास की कंट्रीज देख सकते हैं, जैसे अजरबैजान अपना जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ शेयर करता है, इधर जॉर्जिया के साथ शेयर करता है, देन ईरान ओवर हियर, और एक साइड में यहाँ पर कैस्पियन सी है और इसकी कैपिटल बाकू है. यहाँ पे अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है, और जो अर्मेनिया है ये अपना बॉर्डर जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान, ईरान के साथ शेयर करता है. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. द कन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ द नगोर्नो काराबाख रीजन इज गोइंग ऑन बिटवीन विच टू कंट्रीज. विवादित नगोर्नो काराबाख क्षेत्र पर संघर्ष किन दो देशों के बीच चल रहा है? टर्की एंड अर्मेनिया, अजरबैजान एंड टर्की, अजरबैजान एंड अर्मेनिया, टर्की एंड इजराइल. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अजरबैजान एंड अर्मेनिया. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो कवर कर लिए. आई होप आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपनी प्रिपरेशन में. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.